जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों सक्षमता पार्ट 2 सक्षमता एग्जाम जो पार्ट 2 होने वाली है उसके लिए मैं वीडियो बार बार दे रहा हूँ। ये वीडियो मेरा सेट थर्ड का जो नेक्स्ट वीडियो है, इसके पहले मैं जो वीडियो 75 तक डाला था उसको आप देख लिए होंगे, मुझे विश्वास है। और चलिए इसी तरह मैं आपको एक रास्ता दिखाते रह रहा हूँ, इसलिए कि सक्षमता परीक्षा 1,87,000 जो भी शिक्षक पास किए उनके लिए बहुत सारी ऑफर अभी सरकार दे रही है, शिक्षा विभाग दे रही है। उनके लिए देखिए कौन सा फिटमेंट लागू करने वाली है। उनका बेसिक जो है सो वो 34 के लगभग पहुँचने वाला है। तो इस प्रकार से हमें पास करना जरूरी है, और पास करके हम लोग पूर्ण कर्मचारी का दर्जा लेंगे। पहले कुछ कन्फ्यूजन थी, जिस चलते हम भी पिछले बार एग्जाम नहीं दिए थे। इस बार मैं भी फॉर्म फिलअप किया हूँ और एग्ज़ाम दे रहा हूँ। जो भी साथी नहीं दिए हैं वो सबको ही रेडी हो जाइए, परीक्षा अच्छी तरह से दीजिए और कर्मचारी जो पूर्ण कर्मचारी है, बिहार सरकार की जो कर्मचारी का दर्जा है वो प्राप्त कीजिए, और बहुत सारी फायदे हम सबों को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 76 नंबर का सवाल है साथियों। इसमें कहा जा रहा है, देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का नाम गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश। साथियों हर्यक वंश था। साथियों हर्यक वंश के बारे में जरा चर्चा करें तो समझ में आता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे साथियों, बिंबिसार। और ये इसको कहा जाता है पितृहंता वंश, इसको कहा जाता है पितृहंता वंश, क्योंकि साथियों जैसे ही बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक आए तो उसे बिंबिसार जो इसका बेटा था बेटा था हमारे विद्वान साथी अजातशत्रु पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, पिता की ही हत्या करके गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक इसका नाम था। और अजातशत्रु को भी हत्या करने वाला उसका बेटा ही हुआ, अजातशत्रु को हत्या करने वाला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ जो है सो बाप को मार कर ही, अर्थात अजातशत्रु को फिर उदयन हत्या कर देता है और उदयन बन जाता है ना। उदयन फिर राजगद्दी पर बैठता है, और इसका जो ये आपका हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो उदयन का पुत्र नागदशक था। इस प्रकार से इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है साथियों, इसमें देखिए वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? जैसे मान लीजिए कोई चूल्हा है और चूल्हा में आप लौ जो है सो आपका सही नहीं है, मतलब लौ जो है सो आपका सही पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी जब रहेगी तो निश्चित है कि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीला गैस है, खून को थक्का बना देता है। इसीलिए कभी भी घर में लालटेन या लैंप जला करके या दिया जला करके बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, अगर नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगा वो हमारे सांस में चल जाएगा, क्योंकि हम नींद में रहेंगे, और सांस में जाकर के लंग्स से हमारे हार्ट में जाकर के पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और हो सकता है जो पतली पतली कैपिलरी होती है, जो नसें होती है, जो नली होती है जिससे ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन में या तो और कहीं, तो उससे जाम हो सकता है और हमारी मौत भी हो सकती है। ऐसा हमारे साथ हुआ था साथियों। हम जब नानी घर में थे तो उस समय ऐसा हुआ था। उसमें मिट्टी के घर होते थे और मिट्टी के घर के ऊपर में भी पुआल से पाट दिया जाता था। वो ठंडे के दिनों में हम लोग सब सोए हुए थे, रात में हम लोग सभी बेहोश हो गए थे, और हमारी नानी जो है वो गाली देने लगी थी कि किसी ने भूत लगा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो दीपक जब गेट किसी तरह खुला तो एकाएक ऑक्सीजन मिला और तब हम लोग होश में आ पाए थे, मौत हमारी हो जाती। चलिए बहुत बढ़िया है, इसकी सब जानकारी रखिए। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है साथियों, यहाँ कहा जा रहा है PbO + CO, अर्थात तो यहाँ क्या हो रहा है? जैसे कि देखिए साथियों, अगर यदि ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कहलाएगा ऑक्सीकरण है ना, और अगर यदि हाइड्रोजन का संयोग होगा तो कहलाएगा अवकरण। और ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। और यहाँ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का अलग होना, दोनों यह जो है सो अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा है PbO ऑक्सीकृत हुआ? PbO ऑक्सीकृत नहीं हुआ, यहाँ तो ऑक्सीजन निकल गया, देखिए नहीं हुआ है ना। C ऑक्सीकारक है, C में ऑक्सीजन का मिलना, तो जिसमें ऑक्सीजन का मिलना होगा वो अवकारक कहलाएगा। जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा उसे ही अवकारक कहते हैं। तो C एक अवकारक है, तो ये सही है, C एक अवकारक है। ऑक्सीजन का मिलना तो ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन वो कहलाएगा अवकारक। और जिसमें हाइड्रोजन का मिलना, हाइड्रोजन जिसमें मिलेगा वो कहलाएगा, वहाँ होगा अवकरण, लेकिन कहलाएगा ऑक्सीकारक। चलिए अब यहाँ पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है टेरेलिन एक प्रकार का है पॉलिस्टर। टेरेलिन क्या है साथियों? पॉलिस्टर है। इसमें ज़्यादा बहस करने की क्या जरूरत है। आगे सवाल में देख लीजिए,
अगला सवाल है साथियों, यहाँ देखिए कह रहा है, अगला है यहाँ कह रहा है कि मेलाकाइट एक अयस्क है। किसका अयस्क? मैग्नीशियम का, पारा का, तांबा का, मैग्नीज का। ये तांबा का है साथियों। मेलाकाइट जो है तांबा का एक अयस्क है। फिर इसमें कह रहा है, इसमें जरा सा एक सवाल है साथियों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? साथियों उर्दू है, सिंधी है, और इसमें क्या है, संस्कृत भी है। इसमें क्या है, अंग्रेजी नहीं है साथियों, इंग्लिश नहीं है। हमारी 8वीं, चूंकि जानते हैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है साथियों। इसको रोचक जानकारी हम लोग देख लें कि जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी है ना 1950 को, जब संविधान लागू हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। लेकिन जानते हैं साथियों, रोचक जानकारी है कि अभी 22 भाषाएं हैं। लेकिन कैसे हुआ ऐसा? 22 भाषाएं अभी है, कब कब क्या हुआ साथियों? 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, उसमें सिंधी भाषा को दिया गया, शामिल किया गया सिंधी को। उसके बाद आ जाइए साथियों 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और इसमें साथियों कौन कौन लिया गया? इसमें लिया गया है साथियों, इसमें लिया गया है नेपाली भाषा, कोकनी और मणिपुरी, इन भाषाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। और साथियों जब 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तो इसमें भाषा में देख लीजिए, 14 पहले थी और एक सिंधी 15 और एक नेपाली 16, 17, 18 भाषा हो चुकी है। अब 22 टोटल है। इसमें 4 भाषा कब हुआ? तो 4 भाषा 92वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तो इसमें आ गया मेरे पास है ना मैथिली, बोडो, डोगरी और एक संथाली। इसीलिए अक्सर पूछा जाता है साथियों, संथाली भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो कह दीजिएगा 2003 92वां संविधान संशोधन। मैथिली को कब? तो मैथिली का दीजिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 है ना। अगर कह दे सिंधी कब? तो सिंधी आ गया आपका 21वां संविधान संशोधन 1967। अगर कह दे संविधान जिसमें लागू हुआ उसमें कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो 14 भाषाएं थी। चलिए, ये रोचक जानकारी एकदम दिमाग में रखनी चाहिए साथियों। अब अगला सवाल आ गया साथियों 82 का, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? फ्लोर क्रॉसिंग मतलब फर्श को पार कर जाना, फर्श को, वही लक्ष्मण रेखा वाली बात हो गई। सीता को कहा था ना कि आप इस रेखा से बाहर ना निकले, जैसे बाहर निकली उसका अपहरण हो गया, वही बात हुआ यहाँ। फ्लोर क्रॉसिंग मतलब एक डेड लाइन है, उससे पार कर जाना था। 2 पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी, तो कांग्रेस से कोई नेता अगर 2-4 सांसद या विधायक बीजेपी शामिल हो जाए ना, विधायक का या बीजेपी का कोई भी सांसद या विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाना, यही कहलाता है फ्लोर क्रॉसिंग। फ्लोर टेस्ट तो अलग हो गया। फ्लोर टेस्ट क्या हुआ कि हमें बहुमत साबित करना है, वो जो है सो बहुमत साबित करने के लिए होता है। तो फ्लोर क्रॉसिंग में क्या होगा देख लीजिए, संसद या विधानमंडल में सदस्यों को अपने दल के विपरीत मत देना, ही गलत है। मतभेद की अवस्था में विपक्षी दलों का उठकर बाहर चले जाना, ये भी गलत है। ये तो वॉकआउट हो गया। और ये हो गया आपका संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाना, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है। इसी को कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। चलिए, भारत में सूचना का अधिकार है मूल अधिकार, विधि का अधिकार, मूल अधिकार या विधि का अधिकार दोनों, ना तो मूल अधिकार ना विधि का अधिकार। विधि का अधिकार है, मैंने विधि द्वारा दी गई अधिकार है। लेकिन हमारे संविधान के सर्वोच्च न्यायालय, संविधान पर बहस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये जो है सो, जज साहब बोले थे कि ये विधि का अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार से कम नहीं है। देश, विकासशील देश में, हमारे देश में जो विकास के काम हो रहे हैं, अपने पंचायत में, वार्ड में रोड बनना, पंचायत में स्कूल बनना और कुछ जो बांध बनना, चापानल आया, पानी का टंकी बिछा तो कितना पैसा लगा, इस सब सारे जानकारी लेने का हक हमारे जनता के पास है। अर्थात विधि का अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार से कम नहीं है, इसीलिए इसको विधि का अधिकार, लेकिन विधि का अधिकार है, मूल अधिकार में नहीं जा सकते। मूल अधिकार तो हमारा जो है वो तो जैसे देश में कहीं भी जाकर के घर बनाना, रहना, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार है ना, हम भाषण संगठन बनाने का अधिकार, ये सब हमारा मूल अधिकार है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं साथियों, अब 84 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है 84 नंबर में कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु निर्दिष्ट करता है?
360, 356, 252, 250। साथियों 356 जो है वो हमारे देश में जो है सो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पर्याप्त है, यही ये अधिकार हमें देता है। ये साथियों 356 जो है सो अपने केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य में राज्यपाल के सहायता से राज्यपाल को निर्देश दे करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 356 अपने राष्ट्रपति से आदेश दिला करके राज्यपाल के, चूंकि राज्यपाल तो आपका जो है सो सेंट्रल होता है और राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं, इसी 356। चलिए आप समझ लेते हैं जैसा कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। सबसे पहले साथियों ये लागू हुआ था 1951 में पंजाब में। 1951 में पंजाब में सबसे पहले लागू हुआ था। और इतना जान लीजिए 10-10 बार, है ना, 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश और मणिपुर है। मणिपुर और उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी दोनों में 10-10 बार। और इतना जान लीजिए बिहार में भी अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिहार में भी। इसीलिए सबसे पहला अगर आवे तो पंजाब, और सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ लगा हुआ तो मणिपुर और यूपी। और अगर यदि कहे कि बिहार में कितने बार लगा तो 8 बार लगा हुआ है। चलिए चलते हैं साथियों, अगला सवाल देख लीजिए साथियों। यहाँ का जा रहा है मोंगेट्यू चेम्सफोर्ड, है ना, प्रस्ताव किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से, संवैधानिक सुधार से? संवैधानिक सुधार से है साथियों, संवैधानिक सुधार से है। इतना जान लीजिए साथियों, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 यही मोंगेट्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसी का बहुत सारा पार्ट उठा करके हमारा संविधान जो निर्माण हुआ उसमें बहुत सारे पार्ट इसी से उठाए गए हैं, यही इसी को बेस माना गया है। उसके बाद तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जो भी जहाँ से लिया गया वो अलग मैटर है, जो भी जहाँ अच्छा लगा वो लिया गया है। लेकिन यहाँ से जो है सो विशेष यहाँ से उठाया, और ये सामाजिक संवैधानिक सुधार के आधार पर जाना जाता है। चलिए आते हैं 86 नंबर साथियों। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन सा है? यूएसए, भारत, सोवियत संघ, जापान? कौन सा है साथियों? 86 का देख लीजिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब है, अर्थात सोवियत संघ इसके लिए जाना जाता है। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण सोवियत संघ है। चलिए 87 नंबर साथियों, आर्थिक नियोजन संबंधित है सामाजिक अर्थव्यवस्था से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, सामाजिक और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से? इसी ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक नियोजन दोनों अर्थव्यवस्था से संबंधित है। चलिए अब हम लोग 87 के बाद आ जाते हैं साथियों। हाँ, इसमें देखिए बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? 2008-9 में साथियों, 2008-9 में। और भारत के बजट में सबसे पहला, भारत के बजट में सबसे पहला जो है सो जेंडर बजट कब लाया गया? तो 2005-6 में। ध्यान रखिएगा 2005 में भारत सरकार का जो बजट पेश हुआ उसमें जेंडर बजट को शामिल किया गया था 2005-6 में, है ना, 2005-6 में जो है सो शामिल किया गया था। और 2021 में ग्रीन बजट जो बिहार में लाया गया था, ग्रीन बजट शामिल किया गया था 2021 में। चलिए आते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1954 में साथियों, ये 1954 में हुआ पंचशील समझौता, 1954 में। इसके बारे में जरा सा जानकारी ले लें। पंचशील समझौता साथियों 1954 में हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उसी के समकक्ष चाउ एन लाई जी थे, जिनके बीच में पंचशील में एक समझौता हुआ था। उसका मानना था उस समझौता में निम्न बातें जो है सो मैं बातें कुछ उल्लेख कर देता हूँ। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, समानता और परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इतनी सारी बातों पर जो है अपना सहमति व्यक्त करते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने, है ना, भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनका समकक्ष जो थे चाउ एन लाई जी ने समझौता में जो है सो हस्ताक्षर इस पर किए थे, इस एग्रीमेंट पर पंचशील में हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगले सवाल के साथी 1954 में हुआ था। 90 है, निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एका सिलिकॉन, एका बोरॉन एवं एका एल्यूमिनियम जैसा है? साथियों ये जो है एक, हमारे जो मेंडलीव साहब थे उसने कुछ ऐसे तत्व थे जिसका कुछ गुण मिलता जुलता था, और उसे सिलिकॉन, बोरॉन और एल्यूमिनियम के नाम एका लगा करके रख दिए थे। बाद में वही उसी का जो है नाम बदल करके उसका नाम जो है चेंज हो करके और उसका नाम कौन हो गया, यही देख लेते हैं क्या क्या हो गया। जर्मेनियम हुआ,
स्कैंडियम या गैलियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकेंडियम या इंडियम, ठीक है, जर्मेनियम, कार्बन या गैलियम, क्या है साथियों, इसको जरा सा देख लीजिए। अर्थात आपका जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम है, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम है। एका बोरॉन, एका बोरॉन जिसका नाम बदल करके साथियों स्कैंडियम आ गया, क्या हो गया, स्कैंडियम, एका बोरॉन का स्कैंडियम आ गया। और एका सिलिकॉन का ही जर्मेनियम है और एका एल्युमिनियम का ही गैलियम है, यही नाम है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसमें कहा जा रहा है भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है, भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये वसा के ग्लोब्यूलस पचाकर वसी अम्ल का स्रावन करता है। ये प्रोटीन का पाचन शुरू करने के लिए लाइपेज को सक्रिय करता है। ये बड़े वसी ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। ये जो है सो ये बड़े वसी ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है ताकि वो पच सके आसानी से। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगले सवाल की ओर साथियों। हाँ ये सवाल देख लीजिए साथियों, ये कह रहा है इनमें से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में फैला हुआ है। साथियों राजस्थान, मध्य प्रदेश, जैसे हमारा देश जो है, ठीक है, ऐसे करके इस प्रकार से हमारा देश है ना, तो यहाँ देख लीजिए राजस्थान, राजस्थान आपका और मध्य प्रदेश, ठीक है, और गुजरात, ये तीनों एरिया में ही पठार फैला हुआ है। 500 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है। इसको क्या कहते हैं, मालवा का पठार बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं साथियों, मालवा का पठार बोलते हैं। ये जो है सो 3 राज्य में 500 मीटर ऊंचाई पर फैला हुआ है और ये बहुत ही एक तरह से यहाँ के लिए कपास की खेती के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ना, इम्पोर्टेंट भी है। तो ये आप इतना जान लीजिए, मध्य प्रदेश में विशाल चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, लेकिन पूरे तीनों राज्य को टच करने वाला इसे ही मालवा का पठार ही कहते हैं। और इसे जो है सो मालवा पठार को राजस्थान में इसको कहते हैं हड़ौती का पठार, राजस्थान में फिर कहते हैं अलग नाम से हड़ौती का पठार, है ना। तो ये कपास के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ चंबल, नर्मदा और तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल, नर्मदा और तापी, ये 3 नदियां यहाँ की प्रमुख है। चलिए अगले सवाल के साथ ही बढ़ते हैं। 93 नंबर का, इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है। कमीशन, श्रम, संपत्ति कर, पैकिंग। देखिए साथियों कुछ न कुछ, जैसे मान लीजिए कोई काम आप करवा रहे हैं तो पैकिंग तक में भी जो आप लागत लगा रहे हैं वो सब हो जाएगा फर्म के परिवर्तनीय लागत में। जैसे मान लीजिए 10 रुपया में कोई पैकेट आपको बेचना है 25 रुपया में, लेकिन एक काम उसमें बढ़ गया, एक स्टिकर आप अलग से लगा रहे हैं, तो स्टिकर लगाने के लिए एक लड़का रखना होगा ना, लड़का रखना होगा। स्टिकर में भी 10 पैसे खर्चा या 20 पैसे होगा, है ना। कुछ न कुछ इसमें जैसे कि 5% मुफ्त, इसमें 15% ज़्यादा, कुछ न कुछ ऑफर उसमें दे करके ऐसा ताकि आकर्षक बन सके। तो 25 रुपये में जो बिक रहा था वो जो भी हल्का सा भी हलचल हुआ, हल्का सा भी कुछ हुआ तो निश्चित है कि इसमें जुट जाएगा। अब बिकेगा ही 26 रुपये में, प्लस चूंकि +1 हो रहा है, या तो 30 रुपये में बिकेगा। निश्चित है कि कमीशन भी किसी को दे रहे हैं कंपनी चलाने के लिए, तो वो भी इसी में जुड़ रहा है। श्रम भी कर रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं तो इसी में जुड़ रहा है। पैकिंग करवा रहे हैं इसी में जुड़ रहा है। लेकिन संपत्ति कर जो आप दे रहे हैं, अपना संपत्ति कर, जितना संपत्ति रखे हुए हैं वो, इससे क्या मतलब है, इसीलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। हाँ वही बात हो गया, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो रहा है, CO2 की वृद्धि, ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण को ही कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। अवकरण जो होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होना अवकरण, उसी को कहते हैं अपचयन। क्या कहा जाता है, अपचयन। अर्थात ऑप्शन सी आपका इसका जैसा देख लेते हैं। हाँ किसका है, 94 का, 94 का है साथियों सी, अर्थात अपचयन। क्या होगा, अपचयन होगा। चलिए अगला सवाल है साथियों, ले लेते हैं। हाँ अब देख लीजिए, 1972 में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की आराबाड़ी परियोजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। डॉक्टर सुनीता नारायण, डॉक्टर A.K. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर A.K. बनर्जी ने तैयार की थी। 1972 में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की आराबाड़ी परियोजना की रूपरेखा डॉक्टर
AK बनर्जी ने शुरू की। 95 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए अगला सवाल है, 2-3 सवाल और बचा होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? बाईं ओर, दाईं ओर, नीचे, ऊपर? ऊपर लिखे थे साथियों। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को इसलिए हम लोग लेते हैं इसलिए ज़्यादा मैंने तत्वों के साथ ज़्यादा ही प्रतिक्रिया करता है, ज़्यादा हमारे सामने यौगिक बना के ही दिखाते हैं। तो इसका जो है हाइड्राइड जो है साथियों CH4 के रूप में इंडिकेट रहता है, इसी को R से शुरू करते हैं, RH4। और ऑक्साइड क्या होता है? CO2। तो CO2 को क्या कहेंगे? RH2 के रूप में इसको इंडिकेट करेंगे। तो इस प्रकार से ये कहाँ लिखे रहते हैं? ये ऊपर में लिखा, मेंडलीफ आवर्त सारणी में जाइएगा तो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। चलिए अगला सवाल है साथियों, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226। साथियों अगर किसी आदमी को पुलिस पकड़ लेती है तो उसे 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं आप करते हैं तो फिर आपके ऊपर भी कोर्ट जो है सो कार्रवाई कर सकती है, आपके ऊपर भी आपको फटकार लगा सकती है। इस प्रकार से ये कोर्ट की ये पावर है, ये हमारे अनुच्छेद 32 और 226 में वर्णित है। इसीलिए अधिकार परीक्षा, परमादेश और अगर आप देर करते हैं और गलत ढंग से उसको आप अरेस्ट किए हुए हैं तो आप आदेश जारी करके उनको छुड़वा भी सकती है कि आप गलत ढंग से इसको किए, आप छोड़िए इसको। इसलिए ये आपका ऑप्शन बी है। चलिए 97 के बाद 98 में आइए साथियों। 98 थोड़ा सा 98 में देखिए क्या है, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। यदि माता पिता का संरक्षण है, 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देख लीजिए 98 में जो है सो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ उसमें ये दिया गया है कि आखिर है ना, ये 98 में आपका ऑप्शन है। निश्चित है कि यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यदि माता पिता या संरक्षक है ना, माता पिता या संरक्षण है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर, इसको हटा के देख लेते हैं, हाँ, शिक्षा के अवसर प्रदान करे। यही डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये जो है सो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसी में इसे लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 99 का देख लीजिए, फरवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा? किसमें? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24। 99 का देख लीजिए साथियों, अनुच्छेद 24। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, किसी भी, क्योंकि इससे होता क्या था कि छोटे छोटे बच्चों को उठा करके और जबरदस्ती भी, है ना, स्वैच्छिक से बच्चे तो जाते ही थे, भूखमरी की स्थिति थी, लेकिन जोर जबरदस्ती से भी जो मालिक होते थे वो 10, 20, 50 बच्चे को अलग अलग जगह पर, अलग अलग फैक्ट्री में उससे काम दिन रात लिया जाता था। उनकी पढ़ाई चौपट, जिंदगी चौपट, वही 10-20 रुपये देता था या तो पेट भर भोजन भी नहीं देता था। तो ये सब सरकार जो है सो लाई, हमारी संविधान जो है सो ऐसा व्यवस्था की अनुच्छेद 24 के आधार पर जो है सो हम नहीं लगा सकते, ये कानूनन अपराध है। चलिए लास्ट सवाल है साथियों, इसको देख लेते हैं। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के से कम ना हो तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। देख लीजिए 100 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/3 क्या है? 1/3। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम ना हो
को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अर्थात यहाँ क्या भराएगा, 1/3। चलिए साथियों, नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। ये सोचते हुए अगर पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, क्या कमी रह जाती है, क्या दिक्कत है, नहीं है, जरूर लिखिएगा, तभी हौसला बनेगा। और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।